हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन जेआईबी समरी सीरीज। तो हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी पीपीबी क्लास 2 के लिए, पेपर 2 के लिए। और आज से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल सी। तो दोस्तों, ये मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम जेआईबी CAIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें मॉड्यूल सी की पहली यूनिट जहां से स्टार्ट होती है एसेंशियल ऑफ कंप्यूटराइजेशन इन बैंक। तो सबसे पहले बात करें व्हाट इज द नीड फॉर द कंप्यूटराइजेशन इन बैंक। कंप्यूटराइजेशन की क्या जरूरत है। द 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटराइजेशन इन बैंकिंग आर इम्प्रूव। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 4 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं कंप्यूटराइजेशन के आने से बैंकिंग क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। कस्टमर सर्विस, फ्रंट लाइन स्टाफ को सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, यानी ये वो फ्रंट लाइन स्टाफ हैं जो कंप्यूटराइजेशन के यूज से कस्टमर को बेस्ट और इफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर इन्हीं से इंटरेक्ट होता है। हाउस कीपिंग, बैक ऑफिस, जहां पे आपका कंप्लायंसेस, HR एंड अकाउंटिंग एक्सेट्रा जो भी बैक ऑफिस के डेटा है वो मेंटेन किए जाते हैं। और डिसीजन मेकिंग, जब आपके पास इंफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल होता है तो उसके आधार पे आप क्या कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहां से कहीं ना कहीं हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं उन कॉम्प्लेक्स टास्क में जो कहीं ना कहीं रूटीन टास्क के चक्कर में हमारे एम्प्लॉय फंसे होते थे, और हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब अगर हम रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस लेवल की बात करें तो रीजनल और हेड ऑफिस लेवल, द पर्पस ऑफ कंप्यूटराइजेशन इज टू स्टोर। अब देखो, रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस के लिए क्या पर्पस है कि वो डेटा को स्टोर करता है, एनालिसिस करता है और रिट्राइव करता है। ठीक है, जब जरूरत होती तो डेटा को रिट्राइव भी किया जा सकता है। कौन सा डेटा, जो ब्रांच से रिसीव किया गया है। ठीक है, और इस आधार पे जनरेट की जाती है इंफॉर्मेशन स्पीडली, यानी तेजी से इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है। दिस हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द इंटरनल कंट्रोल ओवर ब्रांचेस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो कहीं ना कहीं रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस के लिए जो कंप्यूटराइजेशन है उसका सबसे बड़ा यूज क्या है, सबसे बड़ा यूज है डेटा को स्टोर करना, एनालिसिस करना और जब जरूरत पड़े तब रिट्राइव करना। ये डेटा कहां से रिसीव किया गया है, ब्रांचेस से। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को जनरेट करना स्पीडली, यानी तेजी से जब भी जरूरत पड़ती है, और ये मदद करती है स्ट्रेंथनिंग करने में, जो ब्रांच लेवल ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में और बैंक की जो पॉलिसीज हैं उनको फॉर्मुलेट करने में। ठीक है दोस्तों, नाउ आगे हम बात करेंगे किसकी, स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम। क्या होते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम? जो सिस्टम एक इंडिविजुअल यूजर के लिए डिजाइन किया जाता है वो हमारा स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। जैसे आपके घर पे आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, मेरे घर पे मेरा कंप्यूटर लगा हुआ है, तो उसे हम सिंगल यूजर या स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। सो ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन, जब कंप्यूटराइजेशन को बैंकों में इंट्रोड्यूस किया गया, बैंक्स डिप्लॉयड स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम। बैंकों ने क्या किया, हर एक एम्प्लॉय के सामने उनका एक कंप्यूटर लगा दिया। These स्टैंड अलोन सिस्टम आर यूज्ड बाय 1 पर्सन एट अ टाइम। एक समय पे एक ही व्यक्ति यूज कर सकता था। स्टैंड अलोन सिस्टम इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा वेयर द बेस्ट सूटेड फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, नाउ अब देखिए मेजर एडवांटेज क्या है सिंगल। देखो, दो चीजें होती हैं हर एक चीज का, या तो एडवांटेज होता है, क्या होता है दोस्तों, एडवांटेज होता है, या फिर डिसएडवांटेज भी होता है। क्या होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो अगर हम एडवांटेज की पहले बात करें, किसकी, एडवांटेज की बात करें, तो इसकी लो इक्विपमेंट कॉस्ट होती है, यानी इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम लगती है, यानी आपको जो सामान इनकी खरीदने वो कम पैसे मिल जाएंगे। लेस कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज होते हैं, तो आसानी से आप उस पर काम कर सकते हैं। और अगर आसानी से काम कर सकते हैं तो जिन एम्प्लॉयज को काम कराना उनको इजी ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो द मेजर एडवांटेज ऑफ इंस्टॉलिंग सिंगल यूजर सिस्टम वर लो इक्विपमेंट कॉस्ट, लो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर, इजी ऑपरेशनल ट्रेनिंग टू द बैंक स्टाफ एंड बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये इसके फायदे थे, बट कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस क्या थी, यानी डिसएडवांटेज हम कहें तो सिंगल यूजर सिस्टम की जो लिमिटेशंस हैं वो स्लो प्रोसेसिंग स्पीड और लो डेटा स्टोरेज, ये दो इनकी कमियां भी थी। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या आया, हमारे पास आया मल्टी यूजर सिस्टम, जहां पे एक साथ एक सिस्टम पे बहुत सारे लोग काम कर सकते थे। मल्टी यूजर सिस्टम में क्या होता है, एक सिस्टम हमारा सर्वर होता है जो सेंट्रलाइज डेटा प्रोसेस करता है, और उससे रिलेटेड जो कंप्यूटर्स होते हैं वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं शेयर्ड वे में। सो द मल्टी यूजर सिस्टम एज देयर नेम सिग्निफाई आर कंप्यूटर्स टू विच
सेवरल पीपल कैन एक्सेस एट द सेम टाइम। तो मल्टी यूजर सिस्टम की अगर हम बात करें तो मल्टी यूजर सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम, ऐसा कंप्यूटर जिसपे सेवरल पीपल एक समय पर, सेम समय पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड द मोर पावरफुल सुपर कंप्यूटर आल फॉर अंडर दिस कैटेगरी अंडर मल्टी यूजर सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, अब मल्टी यूजर कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है? सो इन मल्टी यूजर कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम एक सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर होता है। एक क्या होता है? सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर होता है। एक क्या होता है? सर्वर होता है। ठीक है, ये सेंट्रल सर्वर है ऑफ द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, और ये प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को, और ये अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स को। एक यूजर मान लो ये अटैच है इनसे, ठीक, एक यूजर ये अटैच है इनसे, ठीक है, एक यूजर ये अटैच है इनसे, एक यूजर ये अटैच है इनसे, और एक यूजर ये अटैच है इनसे, और एक यूजर ये अटैच है। ठीक, मल्टीपल यूजर्स इससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, थ्रू दिस नेटवर्क, है ना, और द टर्मिनल। ठीक है, इस मेन टर्मिनल से, सर्वर से। तो जो भी काम ये लोग करेंगे, जो डेटा प्रोसेस होगा, जो डेटा का प्रोसेसिंग होगी, क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी, वो कौन करेगा? सेंट्रल सर्वर। कौन करेगा दोस्तों? सेंट्रल सर्वर करता है। ठीक है, सो ऑल इंफॉर्मेशन इज केप्ट एंड प्रोसेस्ड इन द सेंट्रल सर्वर। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ की होंगी वो सब कहाँ सेव होगी? सेंट्रल सर्वर पे। ठीक है, प्रोसेस कौन करेगा? सेंट्रल सर्वर प्रोसेस करेगा। ठीक, नाउ अब एडवांटेज की अगर हम बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम के एडवांटेज की, क्या क्या एडवांटेज होते हैं? तो पहला एडवांटेज है प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर ऑफ एनी ब्रांच और यूजिंग एनी डिलीवरी चैनल, दिस इज कॉल्ड एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को, वो किसी भी ब्रांच से प्रोवाइड की जाती है या किसी भी डिलीवरी चैनल का यूज करके कस्टमर सर्विस ले सकता है, इसीलिए एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग कहते हैं। कॉर्पोरेट लेवल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू ब्रांच लेवल यूजर, यानी कॉर्पोरेट में, हेड ऑफिस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो अगर इमीडिएट वे में ब्रांचेस को पहुंचानी है तो वो इंफॉर्मेशन ब्रांच लेवल तक पहुंचाई जा सकती है। ठीक, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम सेंट्रलाइज सर्वर यूज करते हैं तो हम उसके हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो अगर हम इसकी कॉस्ट निकालें और डिपार्टमेंट वाइज अगर हम कंप्यूटर सिस्टम्स को मतलब स्टैब्लिश करें तो कहीं ना कहीं कॉस्ट हमारी ये सेंट्रल सर्वर की कम पड़ती है। ठीक है दोस्तों, सो ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेसिंग द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन बी फुली यूटिलाइज। क्योंकि हाई डेटा प्रोसेसिंग है तो जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं इनका हम फुली यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब आता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक प्रकार का नेटवर्क है जो लिमिटेड एरिया में डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके डेटा को इंटरचेंज और एक्सचेंज करने की अनुमति देता है। सो अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड इन अ लिमिटेड एरिया लाइक स्कूल, होम, लेबोरेटरी एंड ऑफिस बिल्डिंग। सो इट इज वाइडली यूजफुल नेटवर्क। ये वाइडली क्या है? यूजफुल नेटवर्क होता है फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक फाइल, प्रिंटर्स, गेम्स एंड अदर डेटा। तो अगर आप देखोगे तो जितनी भी डिवाइस होती हैं वो दो चीज से जुड़ी होती हैं या अटैच होती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, या तो हब से, देखो हब, अगर हम हब की बात करें या स्विचेस की बात करें तो काम दोनों एक ही जैसे कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही जैसे काम कर रहे हैं। बट जो हब है और स्विचेस है, स्विचेस क्या होते हैं? मोर एडवांस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? मोर एडवांस्ड होते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी है, काम वही कर रही, चाहे हब से आप जोड़ दो, ठीक है, और चाहे आप स्विचेस से जोड़ दो, जो मल्टीपल किसी सिंगल नेटवर्क में, जैसे किसी एक लैन में कोई लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें अगर हमें डिवाइसेस को आपस में जोड़ना है तो हम किसके थ्रू जोड़ते हैं? हब या स्विचेस के थ्रू। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नाउ आगे देखिए, लैन लोकल एरिया नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, आउटसाइडर इसमें एंट्री नहीं कर सकते। सो एन आउटसाइडर रेगुलेटरी बॉडी नेवर कंट्रोल्स इट। ठीक, लैन ऑपरेट्स एट अ रिलेटिवली हायर स्पीड कंपेयर टू वैन। क्योंकि वैन बहुत वाइड एरिया में होता है इसलिए उसकी स्पीड कम होती है, और लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जो कनेक्टेड डिवाइस हैं उनके अंदर डेटा एक्सचेंज करने की स्पीड ज्यादा होती है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड लाइक टोकन रिंग एंड ईथरनेट, है ना, तो इनका भी यूज होता है। अब नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है? व्हाट इज टोपोलॉजीज? टोपोलॉजीज का तो हमने नाम सुना हुआ है। तो टोपोलॉजीज एक प्रकार का
एक अरेंजमेंट होता है नेटवर्क का। आप किस प्रकार का नेटवर्क सेट कर रहे हैं, वो जो अरेंजमेंट होगा, फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट, वो कहलाता है टोपोलॉजीज। क्या कहलाता है? टोपोलॉजीज। आ लेआउट ऑफ द नेटवर्क, जैसे आपके ब्रांच का लेआउट होता है ना, कि एक मैनेजर का ऑफिस होगा, कैश डिपॉजिट होगा, लॉकर अलग होगा, कस्टमर के बैठने की जगह अलग होगी, है ना, फ्रंट काउंटर अलग होगा, रिसेप्शन काउंटर अलग। तो ये जो आपने एक लेआउट बनाया, इसी प्रकार नेटवर्क का भी एक लेआउट होता है, और उस लेआउट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नेटवर्क टोपोलॉजीज कहते हैं। सो नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड एंड कनेक्शंस इन अ नेटवर्क। तो किसी भी नेटवर्क में अगर आप नोड्स यानी कंप्यूटर या जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़ी हैं, दैट इज कॉल्ड नोड्स, उनका जो भी फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी। सो नोड्स यूजुअली इंक्लूड डिवाइसेस। नोड्स का मतलब क्या होता है? डिवाइसेस सच एज स्विचेस, राउटर्स, सॉफ्टवेयर विद द स्विच एंड राउटर फीचर। ठीक है। सो टू बेसिक फॉर्म ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन यूज्ड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। अगर इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करना है तो लोकल एरिया नेटवर्क में हम दो बेसिक फॉर्म का यूज करते हैं, दो बेसिक लेआउट का यूज करते हैं, दो बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज करते हैं। सबसे पहले सेंट्रलाइज कंट्रोल, जिसमें हम स्टार और रिंग टोपोलॉजी को पढ़ते हैं। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, जिसमें हम बस को पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी फैला हुआ बस, और सेंट्रलाइज का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि कवर्ड एरिया, है ना, ऐसे भी आप कह सकते हो। जैसे सेंट्रलाइज का मतलब है कुछ ऐसा, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कुछ ऐसा। तो इसमें क्या आ गया? रिंग आ गया और स्टार आ गया। इसमें क्या आ गया? बस आ गया। ठीक है दोस्तों। नाउ अब देखो बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऑल डिवाइसेस इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड इन अ सिंगल कंटिन्यूअस केबल। तो एक सिंगल कंटिन्यूअस केबल होगी, इससे अलग अलग डिवाइसेस क्या होंगी? कनेक्ट होंगी। ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस क्या होंगी? कनेक्ट होंगी। ठीक है दोस्तों, डन है। ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी वर्क स्टेशन ट्रेवल द एंटायर लेंथ ऑफ केबल। तो जब भी अगर आपको मान लीजिए नंबर 1 से किसी से भी एक जगह से अगर 2, 3, 4, 5, अगर 1 से 4 के पास इंफॉर्मेशन भेजनी है, 2 से 5 के पास भेजनी है, 1 से 3 के पास भेजनी है, तो आप किसी से किसी के पास इंफॉर्मेशन भेजो, इंफॉर्मेशन पूरे रूट को कवर करेगी। ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी इज दैट आर क्वाइट इजी टू सेटअप। इसको अरेंजमेंट करना इजी होता है। क्या होता है दोस्तों? इजी होता है। फीचर्स, इफ वन वर्क स्टेशन ऑफ ऑन द लैन इज फेल, इट विल नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ नेटवर्क। मान लो ये सिस्टम खराब हो गया, या ये सिस्टम खराब हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1, 4 और 3 का नेटवर्क नहीं होगा। 1, 4, 3 का नेटवर्क को अफेक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है। डिसएडवांटेज इज इट इज नॉट लिमिट्स द ज्योग्राफिक स्प्रेड बट ऑल्सो ऑफर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द चेंज। तो अब ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है चेंज के लिए। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक रिंग कैसी होती है? गोल होती है। तो अगर गोल वे में आप कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसे हम रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। सो ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप एंड इंफॉर्मेशन, क्लोज लूप एंड इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर। अगर मान लीजिए मुझे इंफॉर्मेशन कहां से भेजनी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मुझे 1 से 3 के पास भेजनी है तो पहले 1 से 2 के पास जाएगी, फिर 2 से 3 के पास जाएगी, और 3 से 4 के पास जाएगी, 4 से 1। अगर 3 से आपको 1 भेजना है तो पहले 4 के पास जाएगी। तो वही इन्होंने कहा है कि 1 नोड टू अनदर इन द सीरीज। सो डेटा ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन 1 डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ पे डेटा एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? पहुंचाया जाता। अब एक और चीज अगर इस चित्र को देख के आपको समझ में आ रहा हो कि मान लीजिए मैंने कहा कि हमारा जो सेकंड वाला नोड है ये फेल हो गया, तो आपका जो सर्किट है वो टूट जाएगा, यानी डेटा आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो वही बात है, एट द पैकेट सर्किट्स, जो इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं उन्हें हम पैकेट सर्किट्स कहते हैं। द डेस्टिनेशन रिकॉग्नाइज्ड इन एड्रेस, है ना, डेस्टिनेशन को उसके एड्रेस से रिकॉग्नाइज करता है, एंड कॉपीज द पैकेट कंटेंट ऑन टू इट। सो ब्रेकडाउन ऑफ एनी वन स्टेशन, अगर एक भी स्टेशन ब्रेकडाउन होता है, द रिंग डिसेबल एंटायर लैन, तो पूरी लैन ही डिसेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। नाउ अब स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो सेंट्रल नोड ऑफन एक्ट एज अ मास्टर। तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल नोड होता है ये हमारा क्या होता है दोस्तों? एज अ मास्टर काम करता है। क्या करता है? मास्टर। ठीक है। ऑल द अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द मास्टर बाय
सेपरेट मीडियम केबल, तो ये अलग अलग मीडियम केबल हैं, अलग अलग मीडियम केबल से अलग अलग डिवाइस हमारे मास्टर से कनेक्ट है। While this topology give the advantage maximum ability to change, and if one node fails will not affect the entire network। अब इनका कहना है कि मान लो हमें इस सिस्टम पे कोई चेंज करना, तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, किसी और को प्रभावित कर रहा नहीं कर रहा। अगर ये सिस्टम फेल भी हो जाए तो किसी को प्रभावित करेगा नहीं करेगा। तो यही बात बताई गई है कि दिस टोपोलॉजी गिव्स द एडवांटेज ऑफ मैक्सिमम एबिलिटी टू चेंज, एंड इफ वन नोड इज फेल, अगर एक नोड फेल हो गया तो विल नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। ठीक है, सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज आर इट कैन नॉट हैंडल लार्ज ट्रैफिक, ये बड़े ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाते हैं, एज एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू पास थ्रू द सेंट्रल नोड, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन अगर 1 2 3 4 5, अगर मुझे 1 से 4 के पास डेटा भेजना है तो पहले वो 1 से कहां जाएगा? मास्टर के पास जाएगा, और फिर मास्टर से किसके पास जाएगा? 4 के पास। ठीक, तो यहां पे किसी भी नोड से किसी के पास भी डेटा भेजोगे वो पहले कहां तक की दूरी तय करेगा? मास्टर के पास तक की दूरी तय करेगा। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है? नाउ आगे देखते हैं। अब एक होता है ट्री टोपोलॉजी। व्हाट इज ट्री टोपोलॉजी? इट इज रिजेंबल्स अ ट्री इन द रियल वर्ल्ड। ठीक, जैसे रियल वर्ल्ड में हमारा ट्री होता है वैसे ये रिजेंबल्ड होते हैं। और दिस टोपोलॉजी हैज द रूट नोड, इसमें एक रूट नोड होता है, इंटरमीडिएट नोड्स एंड लीव्स नोड्स। तो देखो ये हमारा हो गया रूट नोड, ये क्या हो गया? रूट नोड। ये हमारे इंटरमीडिएट रूट हो गए, और ये हमारे क्या होगा? लीव नोड। क्या होगा दोस्तों? लीव नोड्स हो गए। सो द रूट नोड इज द हेड नोड। जो रूट नोड होता है वो हमारा क्या होता है? ये हमारा हेड नोड है। क्या है दोस्तों? हेड नोड होता है ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। द लीव नोड्स आर द लास्ट नोड्स, है ना, ये लास्ट नोड्स होते हैं, एंड डू नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड, इनके कोई भी चाइल्ड नहीं होंगे। जो लीव होगा, जैसे इंटरमीडिएट के चाइल्ड हैं, बट अगर मैंने जिसको लीव नोड कहा तो वो मेरा आखिरी लेवल होगा, उसके नीचे कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। दिस स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड इन अ हायरार्किकल फॉर्म, एंड एनी नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड, किसी भी नोड के कितने भी चाइल्ड नोड हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है? ट्री नोड है। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो इस क्लास में हमने कवर किया इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हमने एक पार्ट कवर कर लिया है, मैक्सिमम चीजें। अब 3 चीजें और इंपॉर्टेंट रह जाती हैं, डेटा वेयरहाउस, डेटा मार्ट और डेटा लेक एंड माइनिंग। तो इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, इजी है। और JAIB महापैक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप कंप्लीट सिलेबस को कवर करना चाहते हैं। आपके चारों कंपलसरी पेपर यहाँ पे कवर होते हैं, और अगर आप देखेंगे तो 15 प्लस फाउंडेशन MCQ बेस्ट, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 2 ईयर महापैक 5,999। तो 1 ईयर महापैक 3,999 में, और 6 मंथ महापैक भी अवेलेबल है, और ये आप 2,799 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ JIB फाउंडेशन बैच 2.0 और हमारा एक नया फाउंडेशन बैच भी आ गया है, जो कि 23 तारीख से आपके लिए लाइव होने जा रहा है। तो आप फाउंडेशन बैच के थ्रू अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, नवंबर 2025 की तैयारी कर सकते हैं, लिस्ट प्राइस 1999 रुपए में। ठीक है, और एक और नया बैच हमारा आ गया है, JAIB MCQ प्लस केस स्टडी बैच, जो कि नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट करेगा। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है, इसके साथ आपको फाउंडेशन हमारा फ्री मिल जाएगा। तो 2499 में आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपका इंडिविजुअल पेपर रह गया और आप इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए चारों पेपर के इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, और लीस्ट प्राइस के साथ आप इन बैचेस को, इंडिविजुअल बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। JAIB एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स हैं, जहां पे आपको एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, क्वेश्चन विद द केस स्टडी और माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन मिलता है। लीस्ट प्राइस 1,224 रुपए में आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से सब्सक्राइब कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। यदि कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने डाउट पूछिए, आपकी सेवा में हम लोग उपलब्ध हैं। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।